बच्चों, आज हम पहलवान की ढोलक है ना। पहलवान की ढोलक पाठ कक्षा 12वीं। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित कहानी है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु की क्या है, ये कहानी है। क्या है? पहलवान की ढोलक। पहला प्रश्न देखो, आईएमपी प्रश्न ही है इसमें ना, जो अधिकतर परीक्षा में पूछे गए हैं। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्ठन है यहाँ पे। लुट्ठन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए हुए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है, अपने शब्दों में बतानी है। उत्तर देखो, कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्ठन के दांव पेच एक गहरा तालमेल है ना। दर्शकों को बहुमत चांदसी के पक्ष में था। मतलब सब पहले क्या चाह रहे थे कि चांदसी बहुत बड़ा पहलवान है। लुट्ठन सिंह के पक्ष में केवल ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी दाव पेच की परीक्षा ले रहा था और अपनी खुद की हिम्मत को क्या कर रहा था, वो बढ़ा रहा था। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है ना। लुट्ठन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई और नहीं, मेरा पहलवान नहीं, यही ढोल है मेरा गुरु। कोई जैसे चांद सिंह के गुरु बादल सिंह थे ना, तो उन्होंने कहा है कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, मेरा गुरु क्या है, ढोल है। तो लुट्ठन, या लुट्ठन किताब में देखकर सही लिखना है, यहाँ लुट्ठन कर रखा बस है ना। लू अदर ट ठन है ना, ट है यहाँ नीचे, यहाँ नीचे क्या है, ट। लुट्ठन, लू ट न, लुट्ठन सी है ना। तो यहाँ देखो, लुट्ठन पहलवान ढोल को अपना गुरु मानता था। इसी आवाज के प्रताप से ही वह पहलवान बना था। श्यामनगर के दंगल में ढोल की ललकारी आवाज से उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी थी और उसने पंजाब के चांदसी पहलवान को पराजित कर दिया था। जब उसके दो बेटे राज दरबार में भावी राज पहलवान घोषित हो गए, तब लुट्ठन स्वयं ढोल बजा बजा कर बेटों से कसरत करवाता था और कहा करता था कि ढोल की आवाज़ पर पूरा गांव करता, मतलब ढोल की आवाज़ पर ही पूरा गांव क्या करता है, ध्यान देना। मतलब ढोल की आवाज़ पर क्या करना, ध्यान देना। ये सारी बातें अपने बेटे को बताता था। अगला प्रश्न, अब प्रश्न अगला जो आईएमपी प्रश्न देख लें यहाँ पे ना, मैं नंबर मेरे हिसाब से दिए इसमें। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्ठन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? देखो, गांव में क्या हो गई थी, महामारी फैल गई थी। उसके बावजूद भी गांव में महामारी फैलने के कारण घर खाली हो गए। मतलब घर के लोग धीरे धीरे मर गए। दोनों बेटों का भी देहांत होने के कारण लुट्ठन सिंह क्या अकेला रह गया था। उसके जीवन में बस निराशा थी और गांव वो अपने जीवन के सूनापन को दूर करने के लिए और सूनापन से दूर होने के लिए वह ढोल बजाता था। ढोलक और लुट्ठन के मध्य अच्छा तालमेल था। ढोलक की थाप मानो उसके जीने की चाह बढ़ा देती थी और गांव वालों के मन में सन्नाटे को कम करने के लिए वह ढोल की आवाज़ बजाता रहा और लोगों में हिम्मत दोगुनी बढ़ती थी उससे, है ना। वो ढोल के बजाने से लोगों की हिम्मत दोगुनी करता रहा। अगला प्रश्न, अब देखो अगला प्रश्न, ढोलक की आवाज़ पूरे गांव पर क्या असर हुआ? देखो, सर्दी का मौसम था। अमावस की ठंडी और काली रात में हैजे मलेरिया से पीड़ित पूरा गांव क्या था, शिशु की तरह कांप रहा था। चारों ओर अंधेरा सन्नाटा छाया हुआ था। रात्रि में इस विवक्षा, मतलब रात्रि की जो शांत वातावरण को दूर करने के लिए ढोलक की आवाज़ से प्रातः काल तक ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। जैसे कि ढोलक बजना शुरू होता, लोगों में गांव में संजीवनी मिल जाती थी, उनको थोड़ी शक्ति मिल जाती थी। शक्ति शून्य स्नायु में मतलब ढोल की आवाज़ से उनके शरीर में क्या हो जाते, बिजली दौड़ जाती थी। मरते व्यक्ति में भी मृत्यु के भय नहीं होता। मतलब जब मरने वाला व्यक्ति रहता है तो उसमें भी मृत्यु का भय नहीं होता है। ग्रामीणों में जीवंतता भरती थी। सन्नाटे में जिंदगी के होने का अनुभव कराता है क्या, ढोल की आवाज़। अगला प्रश्न, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर है? देखो, जब महामारी फैली तो सूर्योदय और सूर्य अस्त दोनों में
क्या अंतर आया। देखो, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्य उगने से लेकर सूर्य के अस्त होने तक बड़ा अंतर आता था। सूर्योदय लोग खाकते खूकते कर रहे थे, अपने घरों से बाहर निकलकर पड़ोसियों और आत्मियों को ठाठस बांधते थे। देखो, सुबह सुबह क्या होता था, तो लोग जब उठते थे तो खांसते, खुद को बीमारी से ग्रस्त थे लेकिन फिर भी दूसरों को ठाठस बांधते थे। और जब हाहाकार हृदय विदारक रुंदन के बावजूद भी सूर्य होने के कारण क्या होता था, चेहरों में चमक दिखाई देती थी। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता था तो सब लोग अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे और चूं भी सुनाई, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। माताएं अपने बेटों की अंतिम सांस लेते हुए देखकर बेटा कहने का साहस भी नहीं रखती थी। केवल पहलवान की ढोलक ही संध्या से सुबह तक बजकर रात्रि की निस्तब्धता शांति को ललकार कर रही थी और चुनौती दे रही थी। अगला प्रश्न, चर्चा करें। कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं। यह सत्य है कि कला के लिए किसी व्यवस्था का होना अनिवार्य नहीं है। चित्रकार, नर्तक, गायक, शिल्पकार आदि कोई भी हो, कला किसी के आश्रय में नहीं पलती। प्रतिदिन टीवी पर देखते हैं कि साधन विहीन होकर भी कलाकार की कला बोलती है। कला का विकास वहाँ की व्यवस्था पर निर्भर नहीं होता। कला अपने सामर्थ्य जिसमें जितनी शक्ति है उस पर जीवित रहती है। व्यवस्था की कला का विकास कोई संबंध नहीं। कला अमर है और यही सत्य है। अगला प्रश्न, राजा के द्वारा कुर्सी लड़ने की आज्ञा मिलते ही, जैसे ही राजा द्वारा, यहाँ कुश्ती है ना, कुर्सी नहीं कुश्ती, राजा द्वारा कुश्ती, सही कर लेना इसको। राजा द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लग गए, जब राजा द्वारा जब आज्ञा मिली तो राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही बाजे बजने लग गए। बाजे बजने लग गए। देखने वाले में उत्तेजित हो गए, देखने वाले, कोलाहल बढ़ गया। मेले में दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सी की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है, सब ऐसा करने लगे। अब एक और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, उसको भी देख लो। देखो ये अलग से, राजा यहाँ क्या है, राजा, ये राजा है ना। राजा पहलवान से हटा दिए जाने के बाद राजकुमार के शासन ग्रहण करने में किन किन लोगों ने सहायता की। देखो, जब राजा पहलवान को हटा देता है, कौन, राजा का पुत्र राजकुमार, तब किन किन लोगों ने क्या किया, उनकी सहायता की। तो राजा पहलवान से हटा दिए जाने के बाद लुट्ठन गांव में रहकर, जब राजा द्वारा किसको हटा दिया जाता है, पहलवान को ना, तो गांव में रहकर किसान खेती लोगों को, बच्चों को क्या सिखाता था, कुश्ती सिखाता था। और ऐसे ही थोड़ा बहुत उन लोगों से उनको मिल जाता था, तो अपना दिनचर्या करते थे उसमें, और इस प्रकार गांव के लोगों ने उसकी सहायता की। धन्यवाद। सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ना सभी।